पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 पर यह है एक सीधी साधी जानकारी। देखिए, ये एक्ट ना आपकी लंबी सर्विस के बदले रिटायरमेंट या नौकरी छोड़ने पर आपको एक मुश्त पैसा दिलवाता है। अब ये कोई कंपनी का एहसान नहीं बल्कि आपका कानूनी हक है, तो इसे समझना बहुत जरूरी है। पहला, ग्रेच्युटी आखिर है क्या और मिलती किसे है? सिंपल है, ये उन सभी जगहों पर लागू होता है जहां 10 या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं, जैसे फैक्ट्री, दुकान या कोई कंपनी। और हाँ, एक बार लागू हो गया तो हमेशा लागू रहता है, भले ही बाद में लोग 10 से कम हो जाएं। आपको ग्रेच्युटी पाने के लिए कम से कम 5 साल लगातार काम करना होता है। लेकिन खबरदार, अगर किसी की मृत्यु हो जाए या वो काम करने लायक ना रहे तो ये 5 साल वाली शर्त नहीं लगती। आपकी सर्विस गिनती में बीमारी की छुट्टी, नॉर्मल छुट्टी, हड़ताल, यहां तक कि मैटरनिटी लीव भी शामिल होती है। दूसरा, हिसाब कैसे लगता है इसका? एक सीधा सा फॉर्मूला है, आपकी आखिरी सैलरी गुणा 15/26 गुणा जितने साल आपने नौकरी की। अब यहां आखिरी सैलरी का मतलब है आपकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता, जिसे डीए कहते हैं। और ये 15/26 इसका मतलब है कि महीने को 26 वर्किंग डे का मानकर आपको 15 दिन की सैलरी मिलती है। ये कैलकुलेशन आपके लिए अच्छा है। और अगर आपने किसी साल 6 महीने से ज्यादा काम किया है ना, तो उसे पूरा साल गिना जाएगा। कानून के हिसाब से ज्यादा ग्रेच्युटी 20 लाख रुपए तक मिल सकती है। और आखिर में, ये मिलती कब और कैसे है? और अगर न मिले तो क्या करें? आपकी कंपनी की यह ड्यूटी है कि ग्रेच्युटी बनते ही 30 दिन के अंदर आपको पेमेंट कर दे, भले ही आपने अप्लाई किया हो या नहीं। अगर 30 दिन में पैसा नहीं मिला तो कंपनी को देर करने के लिए 10% सालाना के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट भी देना होगा। और अगर फिर भी ग्रेच्युटी ना मिले या कोई झगड़ा हो तो आप सीधे सरकार के बनाए कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो कुल मिलाकर ग्रेच्युटी एक्ट आपकी मेहनत का एक जरूरी इनाम पक्का करता है, जिसके लिए साफ नियम कानून बने हुए हैं। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की बात करेंगे जो भारत में हर वेतनभोगी कर्मचारी से जुड़ा है, ग्रेच्युटी। ऊपर से देखने में यह बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन इसकी गहराई में कई ऐसे नियम हैं जो वाकई हैरान कर देते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ग्रेच्युटी के बारे में तो सब कुछ पता है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या यह पता है कि यह कानून कब और कैसे किसी कंपनी पर हमेशा के लिए लागू हो जाता है? देखिए, असलियत यह है कि यह कानून कई छिपे हुए पहलुओं से भरा हुआ है जो कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों पर बहुत बड़ा असर डालते हैं। ऐसे पहलू जो किसी की भी वित्तीय योजना को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो सार यह है कि एक आसान से दिखने वाले फॉर्मूले के पीछे नियमों का एक पूरा जाल है। चलिए, इस विश्लेषण में हम ग्रेच्युटी कानून की इन्हीं छिपी हुई सच्चाइयों को एक एक करके सामने लाते हैं और देखते हैं कि इसका असल में क्या मतलब है। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। हम इस कानून की कुछ हैरान करने वाली सच्चाइयों को समझने वाले हैं और शुरुआत करते हैं हमारी पहली बड़ी सच्चाई से। यह कानून कब और कैसे किसी पर हमेशा के लिए लागू हो जाता है। तो पहली आश्चर्यजनक सच्चाई इस बारे में है कि यह कानून किसी भी बिजनेस पर स्थायी रूप से, मतलब परमानेंटली, कब लागू होता है। और यह एक ऐसा मोड़ है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। और यहां पर यह संख्या 10 किसी भी बिजनेस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दहलीज है। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक स्थायी वित्तीय मोड़ है। इसे स्टिकी लायबिलिटी का सिद्धांत कहते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि जिस दिन एक कंपनी ने अपना 10वां कर्मचारी भी काम पर रख लिया, भले ही सिर्फ एक दिन के लिए, उस दिन से यह कानून उस पर हमेशा के लिए लागू हो जाता है। फिर चाहे बाद में कर्मचारियों की संख्या कम क्यों ना हो जाए। यह कंपनी के लिए एक परमानेंट फाइनेंशियल टर्निंग पॉइंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी सच्चाई पर आते हैं। ये इस बात पर है कि ग्रेच्युटी की रकम असल में कैलकुलेट कैसे की जाती है। और यकीन मानिए, इसमें भी अपने ही सरप्राइजेस हैं। अब इस बारे में जो वाकई में दिलचस्प है वो ये है कि कानून के हिसाब से वेतन या वेजेस की परिभाषा बहुत सख्त है। इसमें सिर्फ बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता यानी डीए ही शामिल है। इसका मतलब यह हुआ कि ग्रेच्युटी की गिनती किसी कर्मचारी की पूरी सैलरी पर नहीं, बल्कि उसके एक छोटे हिस्से पर होती है, जो कई लोगों के लिए एक आश्चर्य की बात हो सकती है। ये रहा ऑफिशियल फॉर्मूला, लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है यह अजीब सा फ्रैक्शन 15/26। कभी सोचा है कि ये यहां क्यों है? 15/30 क्यों नहीं? इसका एक बहुत ही खास कारण है। यह बहुत खूबसूरती से दिखाता है कि कानून कैसे कर्मचारी के पक्ष में झुका हुआ है। महीने के 30 दिनों के बजाय 26 कामकाजी दिनों से भाग देने पर हर दिन की सैलरी बढ़ जाती है। इसका नतीजा भुगतान आधे महीने की साधारण सैलरी से लगभग 15.4% ज्यादा होता है। एक छोटा सा बदलाव जो एक बड़ा अंतर पैदा करता है। और फिर आता है ये छिपा हुआ नियम जिसे अदालतों ने बनाया है। ये नियम ये पक्का करता है कि कोई एम्प्लॉयर किसी तकनीकी वजह से ग्रेच्युटी देने से मना न कर सके, जैसे किसी को ठीक 5 साल पूरे होने से कुछ दिन पहले निकाल देना। ये दिखाता है कि कानून की भावना को बनाए रखने में न्यायपालिका की कितनी अहम भूमिका है। अब हम तीसरी सच्चाई की ओर बढ़ते हैं, जो शायद एम्प्लॉयर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण है।
ये गैर अनुपालन यानी नॉन कंप्लायंस के उन खास जोखिमों से जुड़ी है जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये एक अनोखा खतरा है जिसे कंप्लायंस पैराडॉक्स भी कहा जा सकता है। देखिए, प्रोविडेंट फंड जैसे दूसरे नियमों में हर महीने फाइलिंग होती है, लेकिन ग्रेच्युटी में ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए सालों तक छोटी छोटी गलतियां छिपी रह सकती हैं और अचानक एक दिन बड़ी समस्या बनकर सामने आ सकती हैं। और ये बात बहुत ही जरूरी है, शायद सबसे जरूरी, कानून एम्प्लॉयर पर भुगतान करने की एक सक्रिय जिम्मेदारी डालता है। कंपनी को खुद ही अमाउंट कैलकुलेट करना है, कर्मचारी को सूचित करना है और 30 दिनों के अंदर पेमेंट करना है, भले ही कर्मचारी ने इसके लिए अप्लाई ना किया हो। जिम्मेदारी पूरी तरह से कंपनी की है, कर्मचारी की नहीं। ये स्लाइड उन अलग अलग कंप्लायंस चेक पॉइंट्स को दिखाती है जिन्हें एम्प्लॉयर्स को मैनेज करना होता है। नॉमिनेशन फॉर्म से लेकर देनदारी के लिए सही फंडिंग सुनिश्चित करने तक ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें कोई भी चूक एक बड़ी समस्या बन सकती है। चलिए अब आखिरी और सबसे भविष्य की ओर देखने वाली सच्चाइयों की बात करते हैं। ये उन बड़े बदलावों पर केंद्रित हैं जो आने वाले हैं, ऐसे बदलाव जो ग्रेच्युटी के पूरे खेल को बदलने वाले हैं। इसे पैरिटी प्रिंसिपल यानी समानता का सिद्धांत कहते हैं और यह एक बहुत ही साफ पैटर्न दिखाता है। जब भी सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ती है तो कुछ समय बाद निजी क्षेत्र के लिए भी वही होता है। 2024 में सरकारी कर्मचारियों की सीमा 25 लाख हो गई है, इसलिए निजी क्षेत्र के लिए भी यह बदलाव लगभग तय है। सवाल क्या का नहीं है बल्कि कब का है। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि ग्रेच्युटी के अधिकतम भुगतान में कितनी बढ़ोतरी होने की संभावना है। यह नियोक्ताओं के लिए एक बड़े वित्तीय प्रभाव की ओर इशारा करता है, एक ऐसा प्रभाव जिसके लिए उन्हें अभी से योजना बनानी होगी। और शायद ये अब तक का सबसे बड़ा बदलाव हो सकता है। आने वाला नया सामाजिक सुरक्षा कोड वेतन की परिभाषा को ही मौलिक रूप से बदलने जा रहा है। इसका मतलब यह होगा कि ग्रेच्युटी की गणना अब सैलरी के ज्यादा हिस्सों पर होगी, जिससे देनदारियां काफी बढ़ जाएंगी। और इसका असर सिर्फ भविष्य की लागतों पर नहीं होगा। जिस दिन यह कोड लागू होगा, कंपनियों को अपनी बैलेंस शीट पर दर्ज पूरी मौजूदा देनदारी को तुरंत बढ़ाना होगा। यह एक वन टाइम फाइनेंशियल शॉक या एक मुश्त वित्तीय झटका होगा जो कई कंपनियों को प्रभावित करेगा और उनकी वित्तीय स्थिति को पूरी तरह से बदल देगा। तो कानून बदल रहा है और यह तेजी से बदल रहा है। यह सवाल कर्मचारियों और नियोजकों दोनों के लिए है। क्या उनकी रणनीति इन आने वाले बदलावों के लिए तैयार है? क्या वे इस वित्तीय बदलाव के लिए तैयार हैं? इस पर सोचने का यह बिल्कुल सही समय है, क्योंकि भविष्य अब दूर नहीं है। नमस्कार। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 पर आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। ये वो कानून है जो भारत में लंबे समय तक काम करने वाले कर्मचारियों को एक तरह की सामाजिक सुरक्षा देता है। हाँ, और इसे अक्सर लोग सिर्फ रिटायरमेंट बेनिफिट समझते हैं, है ना? लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये असल में कर्मचारी की निष्ठावान सेवा का सम्मान है, एक कमाया हुआ अधिकार, मतलब कोई तोहफा नहीं। सही कहा। आज हम इसी कानून की तह तक जाएंगे। हमारे पास कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, एक्सपर्ट एनालिसिस हैं और कुछ पब्लिकेशंस भी हैं। इनसे हम एक्ट की जरूरी बातें समझेंगे। जी, हमारा मकसद है ये जानना कि कौन इसके दायरे में आता है, ग्रेच्युटी मिलती कैसे है, कंपनियों की क्या जिम्मेदारियां हैं और हाँ, हाल फिलहाल में इसमें क्या नया हुआ है या शायद होने वाला है। बिल्कुल। और इसमें कुछ ऐसी बातें भी हैं जो शायद बहुत लोगों को पता ना हो, जैसे ये कानून एक बार लागू हो गया तो हटता नहीं। अच्छा। हाँ, या फिर इसका जो कैलकुलेशन का तरीका है वो जानबूझकर कर्मचारी के फायदे के लिए बनाया गया है। अरे वाह। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस कानून का मकसद क्या है, इसका दायरा क्या है? देखिए, इसका मूल उद्देश्य है कर्मचारियों को उनकी लंबी और समर्पित सेवा के लिए एक तरह से रिवॉर्ड करना। ये रिटायरमेंट, इस्तीफा या दुर्भाग्यवश मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में एक फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। इसे अर्जित अस्थगित वेतन भी कहते हैं, मतलब अर्न्ड डिफर्ड वेज। और ये इंडस्ट्री में शांति बनाए रखने में भी मदद करता है। और ये लागू कहाँ का होता है? पूरे देश में एक जैसा? हाँ, ये पूरे भारत में लागू है। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी इसमें शामिल हैं 2019 के बाद। पहले वहां छूट थी। ओके। ये हर फैक्ट्री, माइन, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट और रेलवे कंपनी पर लागू होता है। और साथ ही ऐसी हर दुकान या एस्टैब्लिशमेंट पर जहां पिछले 12 महीनों में किसी भी दिन 10 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे थे। 10 कर्मचारी, ये नंबर तो काफी अहम हो गया। बिल्कुल। और केंद्र सरकार चाहे तो नोटिफिकेशन से, जैसे शिक्षण संस्थान हैं, क्लब हैं, सोसाइटीज हैं, उनको भी इसके दायरे में ला सकती है। शर्त वही है, 10 या ज्यादा कर्मचारी। यहाँ एक दिलचस्प बात मैंने पढ़ी थी सेक्शन 13A के बारे में। सुना है कि अगर किसी कंपनी पर यह एक्ट एक बार लागू हो गया, हाँ, तो फिर हमेशा लागू रहता है, भले ही बाद में एम्प्लॉइज 10 से कम हो जाएं। ये सच है? ये बिल्कुल सच है। इसे कहते हैं एक बार लागू हमेशा लागू का सिद्धांत। और ये खासकर छोटे और मध्यम उद्यमों माने एसएमईज के लिए एक, क्या कहते हैं, स्टिकी लायबिलिटी बन जाता है। स्टिकी लायबिलिटी मतलब? मतलब एक स्थायी देनदारी।
उन्हें 10वां कर्मचारी रखने से पहले सोचना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद ग्रेजुइटी की लायबिलिटी हमेशा के लिए जुड़ जाती है। इसका असर उनके कैश फ्लो, प्रॉफिट सब पर पड़ता है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, क्या कोई ऐसा भी है जिस पर ये कानून लागू नहीं होता? हाँ, अप्रेंटिस के दायरे में नहीं आते, और जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के सिविल पदों पर है वो भी नहीं, क्योंकि उनके अपने अलग नियम होते हैं। समझ गया। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। ग्रेचुइटी पाने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, और ये निरंतर सेवा या कंटिन्यूअस सर्विस का क्या मतलब है? देखिए, मेन शर्त है कम से कम 5 साल की निरंतर सेवा। ये सेवा रिटायरमेंट, सुपर एन्यूमेशन या इस्तीफे पर पूरी होनी चाहिए। निरंतर सेवा मतलब बिना किसी ब्रेक के? लेकिन काम में तो कई तरह के ब्रेक आ सकते हैं, बीमारी, छुट्टी। सही सवाल। कानून कहता है कि निरंतर सेवा मतलब बिना रुकावट की सेवा, लेकिन अगर रुकावट बीमारी, एक्सीडेंट, पेड लीव, ले ऑफ, लीगल स्ट्राइक, लॉकआउट या ऐसी किसी वजह से हुई है जिसमें कर्मचारी की गलती नहीं है, हाँ। तो उसे सर्विस में ब्रेक नहीं माना जाता। अच्छा, तो ये सब रुकावटें सर्विस को तोड़ती नहीं है? नहीं, और इसमें एक और चीज है, डीम्ड कंटिन्यूअस सर्विस का कॉन्सेप्ट, सेक्शन 2A में। डीम्ड वो क्या है? इसका मतलब है अगर कोई कर्मचारी 12 महीनों में, मान लीजिए हफ्ते में 6 दिन या ज्यादा चलने वाले ऑफिस में 240 दिन काम कर लेता है, हाँ। या माइंस वगैरह में जो हफ्ते में 6 दिन से कम चलते हैं वहां 190 दिन काम कर लेता है, तो ये मान लिया जाता है कि उसने पूरे 1 साल की कंटिन्यूअस सर्विस की है, भले ही वो हर रोज ना आया हो। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। मैंने कोर्ट के फैसलों में 4 साल और 240 दिन वाले नियम के बारे में भी सुना है। क्या ये सच है कि 5 साल पूरे होने से थोड़ा पहले भी ग्रेचुइटी मिल सकती है? हाँ, ये कोर्ट्स की अहम व्याख्या है। अगर कोई 4 साल पूरे कर लेता है और 5वें साल में कम से कम 240 दिन या जहां लागू हो 190 दिन काम कर लेता है, अच्छा, तो उसे ग्रेचुइटी के लिए पात्र माना जाता है। ये एम्प्लॉय के हक में की गई व्याख्या है। लेकिन ये 5 साल की शर्त हमेशा लागू होती है या कोई छूट भी है? नहीं, 2 स्थितियों में ये शर्त लागू नहीं होती। एक, कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर, और दूसरा, काम से जुड़ी दुर्घटना या बीमारी के कारण स्थायी विकलांगता, डिसेबलमेंट होने पर। ओह। ऐसी दुखद स्थितियों में सर्विस पीरियड चाहे कितना भी कम क्यों ना हो, ग्रेचुइटी देनी पड़ती है। और मैटरनिटी लीव का क्या, आजकल तो वो बढ़ गए हैं? हाँ, 2018 के संशोधन के बाद 26 हफ्ते तक की मैटरनिटी लीव भी निरंतर सेवा में गिनी जाती है। ये एक जरूरी और अच्छा बदलाव था। चलिए अब कैलकुलेशन पर आते हैं। ग्रेचुइटी निकालते कैसे हैं? कोई फॉर्मूला है? हाँ, जो मंथली सैलरी पाते हैं उनके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ग्रेचुइटी इज इक्वल टू लास्ट सैलरी इंटू 1526 इंटू सर्विस के पूरे साल। इस फॉर्मूले में ये 1526 का लॉजिक क्या है? 30 या 31 दिन क्यों नहीं? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए, यहाँ महीने को 30 या 31 कैलेंडर दिन का नहीं मानते, बल्कि औसतन 26 वर्किंग डेज का मानते हैं, महीने के 4 संडे हटाकर, एक तरह से। अच्छा, ऐसा करने से कर्मचारी की एक दिन की सैलरी थोड़ी ज्यादा निकलती है और उससे ग्रेचुइटी की रकम बढ़ जाती है। ये जानबूझकर एम्प्लॉय के फायदे के लिए किया गया है। वाह, ये तो सच में कर्मचारी के हित में सोचा गया है। लेकिन सैलरी में क्या क्या शामिल होता है? क्या पूरी सीटीसी? नहीं, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। एक्ट के सेक्शन 2S में वेतन की परिभाषा है। उसमें सिर्फ बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस यानी DA ही आता है। सिर्फ बेसिक और DA? जी हाँ, बोनस, कमीशन, HRA, ओवरटाइम, दूसरे अलाउंसेस, ये सब इसमें शामिल नहीं है। ये डेफिनेशन 1972 की है, तो आज की CTC स्ट्रक्चर से थोड़ी अलग है। तो जो लोग पीस रेट पर काम करते हैं, मतलब काम के हिसाब से जिन्हें पैसे मिलते हैं, उनकी ग्रेचुइटी? उनके लिए नौकरी छोड़ने से ठीक पहले के 3 महीनों में जो टोटल कमाई हुई है, ओवरटाइम छोड़कर उसका एवरेज लेते हैं। और जो सीजनल जगहों पर काम करते हैं, जैसे चीनी मिल, वहाँ हर सीजन के काम के लिए 7 दिन की सैलरी ग्रेचुइटी मानी जाती है। सर्विस के साल गिनते समय अगर किसी ने 7 साल 8 महीने काम किया हो, तो क्या उसे 7 साल गिनेंगे या 8? कोई राउंडिंग ऑफ का नियम है? हाँ, नियम है। अगर सर्विस का आखिरी अधूरा साल 6 महीने से ज्यादा का है, तो उसे कैलकुलेशन के लिए पूरा 1 साल गिना जाएगा। तो 7 साल 8 महीने को 8 साल मानेंगे। अच्छा, लेकिन ध्यान रहे, ये नियम सिर्फ कैलकुलेशन के लिए है, वो भी तब जब पात्रता बन गई हो। मतलब अगर किसी ने 4 साल 5 महीने काम किया है तो वो पात्र ही नहीं है, तो राउंडिंग ऑफ का सवाल ही नहीं उठता। क्या ग्रेचुइटी की कोई मैक्सिमम लिमिट भी है? कितना पैसा मिल सकता है मैक्सिमम? हाँ, लिमिट है। कानून के तहत जो स्टैट्यूटोरी सीलिंग है वो फिलहाल 20 लाख रुपए है। 20 लाख? जी, इसे 2018 में 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया गया था, और इस अमेंडमेंट ने सरकार को ये पावर भी दी कि वो आगे नोटिफिकेशन से इस लिमिट को बदल सकती है। और अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो कैलकुलेशन कैसे होता है? मृत्यु के मामले में जैसा हमने कहा 5 साल वाली शर्त नहीं लगती, और कैलकुलेशन का तरीका भी नॉर्मल फॉर्मूले से अलग होता है। एक्ट में एक शेड्यूल है, उसके हिसाब से होता है, जो सर्विस पीरियड पर बेस्ड है। जैसे शुरुआती कुछ सालों की सर्विस पर बेसिक सैलरी का कुछ गुना मिलता है। एक और सवाल, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी को कानून में लिखी लिमिट या तरीके से ज्यादा ग्रेचुइटी मिले? मान लीजिए कंपनी ज्यादा देना चाहे। बिल्कुल हो सकता है। सेक्शन 45 यही कहता है, अगर किसी एम्प्लॉय के अपॉइंटमेंट लेटर में
या किसी अग्रीमेंट में या कंपनी पॉलिसी में एक्ट से बेहतर ग्रेचुइटी की शर्तें हैं, जैसे जैसे ज्यादा रेट पर कैलकुलेशन या कोई लिमिट ही न हो, तो एम्प्लॉय उन बेहतर शर्तों का हकदार होगा। ये एक्ट तो सिर्फ मिनिमम गारंटी है। ये तो अच्छी बात है कर्मचारियों के लिए। अब जरा कंपनियों की तरफ आते हैं। नियोक्ताओं की क्या जिम्मेदारियां हैं, उन्हें क्या क्या करना होता है? अंध होती है तो उन्हें कंट्रोलिंग अथॉरिटी को बताना होता है। इसके लिए फॉर्म्स है। ठीक है, और उन्हें अपने ऑफिस या फैक्ट्री के मेन गेट पर एक नोटिस लगाना होता है, अंग्रेजी और लोकल भाषा में। उसमें एक्ट की मेन बातें और उस ऑफिसर का नाम होता है जिससे ग्रेचुइटी नोटिस लिया जा सके। सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या लगती है आपको? मेरे हिसाब से सबसे अहम है सेक्शन 4A, अनिवार्य बीमा या अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड। अच्छा, ये क्या है? सरकारी दफ्तरों को छोड़कर बाकी सभी एम्प्लॉयर्स के लिए ये जरूरी है कि वो अपनी ग्रेचुइटी लाइबिलिटी के लिए या तो LIC या किसी और अप्रूव्ड बीमा कंपनी से इंश्योरेंस ले या फिर एक अलग से अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड बनाए। ये एक इररिवोकेबल ट्रस्ट होता है। इररिवोकेबल ट्रस्ट? हाँ, मतलब जिसका पैसा सिर्फ ग्रेचुइटी के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है। ये नियम 1987 में आया था। इसका मकसद क्या है? क्यों है ये जरूरी? इसका सीधा मकसद है एम्प्लॉय की ग्रेचुइटी को सिक्योर करना, ताकि अगर कल को कंपनी की माली हालत खराब भी हो जाए, हाँ, तो भी एम्प्लॉय को उसकी ग्रेचुइटी मिल सके। इससे ग्रेचुइटी कंपनी की बैलेंस शीट पर एक प्रॉपर लाइबिलिटी बन जाती है, जिसके लिए उन्हें हर साल एक्चुअल वैल्यूएशन भी करवाना पड़ता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। और रिकॉर्ड रखने के बारे में क्या? हाँ, ये भी जरूरी है। हर एम्प्लॉय की सर्विस का रिकॉर्ड, ग्रेचुइटी कैसे कैलकुलेट की, कब पेमेंट की, इसका ब्यौरा रखना होता है। और सबसे जरूरी, उनसे जो नॉमिनेशन फॉर्म F लिया है उसे संभाल कर रखना। पेमेंट कब तक करनी होती है? कोई टाइम लिमिट? हाँ, ग्रेचुइटी ड्यू होने के 30 दिनों के अंदर पेमेंट करना जरूरी है। और अगर 30 दिन में नहीं किया तो फिर एम्प्लॉयर को देरी की अवधि के लिए सिंपल इंटरेस्ट देना होगा। अभी रेट 10% पर एनम है और इसके लिए एम्प्लॉय को मांगने की भी जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली लागू होता है। इस एक्ट में कोई ऐसी बात है जो थोड़ी अजीब लगे, मतलब जो रूटीन कंप्लायंस से अलग हो? हाँ, एक तरह का कंप्लायंस पैराडॉक्स कह सकते हैं। पैराडॉक्स कैसे? देखिए, इस एक्ट में कोई मंथली या एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये तो सुविधा हुई। हाँ, सुनने में सुविधा लगती है, लेकिन इससे एक रिस्क भी है। एम्प्लॉयर शायद लापरवाह हो जाए, जैसे नॉमिनेशन फॉर्म लेना भूल गए या बीमा फंडिंग ठीक से नहीं की। अब ये गलतियां सालों तक पता नहीं चलती। और फिर अचानक जब कोई एम्प्लॉय नौकरी छोड़ता है या उसकी डेथ हो जाती है, तब ये प्रॉब्लम सामने आती है। तब तक शायद बहुत देर हो चुकी हो। तो इसका क्या हल है? रेगुलर इंटरनल ऑडिट्स और स्ट्रॉन्ग प्रोसेस। आजकल बहुत सी कंपनियां HRMS सॉफ्टवेयर यूज करती हैं। उससे सर्विस ट्रैक करना, एलिजिबिलिटी पता करना, रिकॉर्ड रखना, कैलकुलेशन करना, ये सब ऑटोमेट हो जाता है। गलतियां कम होती हैं। अब बात करते हैं कर्मचारी की तरफ से। उन्हें क्या करना होता है? उनके अधिकार क्या हैं? सबसे पहला स्टेप है नॉमिनेशन, सेक्शन 6। हर एम्प्लॉय को सर्विस में 1 साल पूरा होने के 30 दिन के अंदर नॉमिनेशन फॉर्म F भरकर देना होता है। नॉमिनी किसे बना सकते हैं? क्या किसी दोस्त को या किसी रिश्तेदार को? नहीं, यहाँ नियम बहुत साफ है। अगर एम्प्लॉय का परिवार है, एक्ट में परिवार की परिभाषा दी गई है, जिसमें पति पत्नी, बच्चे, आश्रित माता पिता वगैरह आते हैं, तो नॉमिनी सिर्फ परिवार का सदस्य ही हो सकता है। अच्छा, किसी बाहरी व्यक्ति को नॉमिनी बनाया तो वो नॉमिनेशन मान्य नहीं होगा, वो वॉइड हो जाएगा। क्या नॉमिनी बदला जा सकता है? मान लीजिए बाद में फैमिली स्टेटस बदल गया। हाँ बिल्कुल, एम्प्लॉय कभी भी नया नॉमिनेशन फॉर्म H भरकर नॉमिनी बदल सकता है। और अगर नॉमिनेशन के वक्त परिवार नहीं था पर बाद में शादी हुई या बच्चे हुए, तो 90 दिनों के अंदर नया फॉर्म G भरना जरूरी है। जब एम्प्लॉय फॉर्म जमा करता है तो कंपनी का क्या रोल है? कंपनी उस फॉर्म को चेक करेगी, उसकी एक कॉपी पर साइन करके एम्प्लॉय को वापस देगी रसीद की तरह, और ओरिजिनल अपने पास सुरक्षित रखेगी। अब आते हैं क्लेम प्रोसेस पर। जब ग्रेजुटी लेने का टाइम आता है तो क्या करना होता है? जो एम्प्लॉय पात्र है उसे एम्प्लॉयर को एक एप्लीकेशन देनी होती है। इसके लिए भी फॉर्म है, जैसे फॉर्म I। या अगर एम्प्लॉय की डेथ हो गई है तो नॉमिनी या लीगल हेयर को एप्लीकेशन देनी होगी। कब तक देनी होती है एप्लीकेशन? आमतौर पर ग्रेचुइटी ड्यू होने के 30 दिन के अंदर दे देनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए कोई एप्लीकेशन नहीं दे पाया या भूल गया, तो क्या ग्रेचुइटी नहीं मिलेगी? यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है। सेक्शन 7(2) ये कहता है कि एम्प्लॉयर की ये ड्यूटी है, प्रोएक्टिव ड्यूटी। प्रोएक्टिव ड्यूटी मतलब जैसे ही ग्रेचुइटी ड्यू होती है, एम्प्लॉयर को खुद ही बिना एप्लीकेशन का इंतजार किए उसकी कैलकुलेशन करनी है और पेमेंट का इंतजाम करना है। अरे वाह, ये तो बहुत कम लोगों को पता होगा। जी हाँ, ये एम्प्लॉयर्स के लिए एक बड़ा कंप्लायंस पॉइंट है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। अच्छा, जब एम्प्लॉयर को पता है कि ग्रेचुइटी देनी है तो आगे क्या होता है? एम्प्लॉयर को 15 दिन के अंदर या तो ये बताना होता है कि कितनी ग्रेचुइटी बनती है, फॉर्म L, और पेमेंट करनी होती है, या अगर वो किसी वजह से पेमेंट नहीं कर रहा है तो उसका कारण बताते हुए नोटिस देना होता है, फॉर्म M। और अगर कोई झगड़ा हो, मान लीजिए कंपनी पेमेंट नहीं कर रही है, कम दे रही है, तो एम्प्लॉई या नॉमिनी 90 दिन के अंदर कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास जा सकता है। ये आमतौर पर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर होते हैं। एक एप्लीकेशन फॉर्म N देनी होती है। कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या करती है फिर?
वो मामले की जांच करती है, दोनों पार्टियों को सुनती है और फिर ऑर्डर पास कर सकती है, जैसे कि पेमेंट करो। उनके पास सिविल कोर्ट जैसी पावर्स होती हैं। अगर कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी के फैसले से भी खुश ना हो तो उस ऑर्डर के 60 दिन के अंदर अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील कर सकते हैं। ये आमतौर पर डिप्टी लेबर कमिश्नर होते हैं। कुछ खास हालात में 60 दिन की और मोहलत मिल सकती है। और मान लीजिए अपील के बाद भी कंपनी पैसे ना दे तो सेक्शन 8 के तहत कंट्रोलिंग अथॉरिटी कलेक्टर को रिकवरी सर्टिफिकेट भेज सकती है। फिर कलेक्टर उस पैसे को वैसे ही वसूलता है जैसे जमीन का लगान वसूला जाता है, ब्याज के साथ। क्या ग्रेचुइटी के पैसे को किसी और कर्ज के लिए काटा जा सकता है? कोर्ट अटैच कर सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सेक्शन 13 है ना, वो इसे प्रोटेक्ट करता है। इस एक्ट के तहत मिलने वाली ग्रेचुइटी को किसी भी कोर्ट, सिविल, रेवेन्यू, क्रिमिनल के किसी भी ऑर्डर या डिक्री के तहत अटैच नहीं किया जा सकता। ये पैसा सिर्फ एम्प्लॉय या उसके परिवार के लिए है। ग्रेचुइटी एक अधिकार है, लेकिन क्या इसे कभी जब्त भी किया जा सकता है? फोरफीट? हाँ, लेकिन सिर्फ कुछ गिनी चुनी सीरियस कंडीशंस में सेक्शन 4(6) में बताया गया है। क्या है वो कंडीशंस? पहला, अगर एम्प्लॉय को ऐसी किसी गलती या मिसकंडक्ट के लिए नौकरी से निकाला गया है जिससे कंपनी को कोई मॉनेटरी लॉस हुआ है, हाँ। तो उस लॉस की भरपाई तक ग्रेचुइटी जब्त की जा सकती है, पूरी नहीं, सिर्फ लॉस जितना। और दूसरा, अगर नौकरी से निकालने का कारण दंगा करना, उपद्रवी व्यवहार, हिंसा या कोई ऐसा अपराध है जो नैतिक अधमता की कैटेगरी में आता है और नौकरी के दौरान किया गया हो, तो ग्रेचुइटी पूरी या पार्टली जब्त हो सकती है। मॉरल टर्पिट्यूड, इसके लिए क्या कोर्ट से सजा मिलना जरूरी है? पहले इस पे थोड़ी बहस थी, लेकिन हाल के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स ने यह साफ कर दिया है कि क्रिमिनल कोर्ट से कन्विक्शन होना जरूरी नहीं है। अच्छा, तो फिर कैसे तय होगा? अगर एम्प्लॉयर ने एक फेयर और ट्रांसपेरेंट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की है जिसमें एम्प्लॉय को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया गया, मतलब शो कॉज नोटिस, हियरिंग वगैरह, और उस इंक्वायरी में मिसकंडक्ट साबित होता है, तो वो जब्ती के लिए काफी है। यानी प्रोसेस का सही होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स फॉलो होने चाहिए। जब्ती का ऑर्डर भी स्पेसिफिक होना चाहिए, कारण बताने होंगे, और ये प्रोपोर्शनल भी होना चाहिए। प्रोपोर्शनल मतलब ऐसा नहीं कि छोटी सी गलती पर पूरी ग्रेचुइटी जब्त कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने केस में जहां गबन की रकम कम थी, जब्ती को ग्रेचुइटी के 25% तक ही लिमिट कर दिया था। तो गलती की गंभीरता के हिसाब से जब्ती होनी चाहिए। अगर एम्प्लॉयर इन नियमों को नहीं मानता? हाँ, सेक्शन 9 में सजा का प्रावधान है। गलत स्टेटमेंट देने पर 6 महीने तक की कैद या 10,000 रुपए तक जुर्माना, या दोनों। एक्ट के किसी भी रूल को तोड़ने पर 3 महीने से 1 साल तक की कैद या 10,000 से 20,000 रुपए तक जुर्माना, या दोनों। और अगर ग्रेचुइटी का पेमेंट ही ना करे तो? ये सबसे सीरियस माना जाता है। इसके लिए कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक की अनिवार्य कैद है। हाँ, कंपल्सरी इम्प्रिजनमेंट। अनिवार्य कैद, ये तो सचमुच गंभीर है। जी, और बीमा न लेने जैसे कंप्लायंस फेलियर पर भी जुर्माना है, जो 10,000 रुपए तक हो सकता है। और अगर गलती जारी रहती है तो 1,000 रुपए रोज का एक्स्ट्रा जुर्माना भी लग सकता है। चलिए अब देखते हैं कि हाल में क्या बदलाव हुए हैं और आगे क्या हो सकता है। 2018 का अमेंडमेंट तो अहम था ही। लिमिट 10 से 20 लाख हुई, मैटरनिटी लीव वाला पॉइंट आया और सरकार को नोटिफिकेशन से लिमिट बदलने की पावर मिली। और अभी हाल फिलहाल में कुछ नया? हाँ, 2024-25 में एक बड़ी चीज हुई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज के लिए जब उनका DA 50% पहुंचा, हाँ, तो ग्रेजुइटी की मैक्सिमम लिमिट 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी। 1 जनवरी 2024 से लागू। ओहो, लेकिन ये तो सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है। प्राइवेट सेक्टर का क्या हुआ? बिल्कुल, अभी प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए लिमिट 20 लाख ही है। तो एक तरह की असमानता आ गई है। अब ट्रेड यूनियंस मांग कर रही हैं कि प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ये लिमिट 25 लाख की जाए। क्या उम्मीद है बढ़ेगी लिमिट? देखिए, पहले भी ऐसा हुआ है। जब सरकारी कर्मचारियों की लिमिट बढ़ती है तो कुछ समय बाद प्राइवेट सेक्टर की भी बढ़ा दी जाती है। इसे पैरिटी प्रिंसिपल कह सकते हैं। तो उम्मीद तो यही है कि बढ़ेगी, सवाल बस ये है कि कब। भविष्य की बात करें तो ये भी सुना है कि ये पूरा एक्ट ही खत्म हो जाएगा, किसी नए कोड में मिल जाएगा। हाँ, सही सुना है। सरकार 4 नए लेबर कोड ला रही है। पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट को सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 यानी कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 में मिला दिया जाएगा। वो कोड पास हो गया है? हाँ, पार्लियामेंट से पास हो चुका है, लेकिन उसके रूल्स अभी फाइनल हो रहे हैं, इसलिए वो पूरी तरह लागू नहीं हुआ है। उम्मीद है 2025-26 तक हो जाएगा। उस नए कोड से ग्रेचुइटी में क्या बड़े बदलाव आ सकते हैं? कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं। एक तो वेतन यानी वेजेस की नई यूनिफाइड डेफिनेशन आएगी। अच्छा, उसमें क्या अलग होगा? उसमें बेसिक DA, रिटेनिंग अलाउंस शामिल होंगे, और एक नियम ये भी है कि कुछ एक्सक्लूजन्स जैसे बोनस, HRA, कन्वेंस टोटल सैलरी के 50% से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर हुए तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसे भी वेतन मानकर ग्रेचुइटी कैलकुलेट होगी। ओह, इससे तो ग्रेचुइटी बढ़ सकती है कई लोगों की। हाँ, बिल्कुल। दूसरा बड़ा बदलाव फिक्स टर्म एम्प्लॉइज के लिए है। उन्हें कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर प्रो रैटा बेसिस पर ग्रेचुइटी मिलेगी। उनके लिए 5 साल की शर्त नहीं होगी। 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट वाले भी एलिजिबल हो सकते हैं। ये तो बड़ा चेंज है। जी,
और जर्नलिस्ट के लिए एलिजिबिलिटी 5 साल से घटाकर 3 साल करने का प्रस्ताव है और गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी फ्यूचर में कवर करने की गुंजाइश रखी गई है कोड में। तो कंपनियां अभी एक तरह से बीच में है, पुराना एक्ट भी है, नया आने वाला है। हाँ, इसे लेजिस्लेटिव लिम्बो कह सकते हैं, मतलब कानूनी अनिश्चितता। उन्हें फिलहाल 1972 एक्ट को पूरी तरह फॉलो करना है और साथ ही नए कोड के लिए तैयार रहना है, खासकर वेज डेफिनेशन के फाइनेंशियल इम्पैक्ट के लिए। एडवांस प्लानिंग और एक्चुअरियल वैल्यूएशन जरूरी है। आखिर में जरा टैक्स वाले पहलू पर भी बात कर ले। क्या ग्रेजुटी पर टैक्स लगता है? हाँ, लगता तो है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 10(10) में कुछ छूट मिलती है। कितनी छूट? जो सरकारी कर्मचारी हैं, सेंट्रल, स्टेट, लोकल अथॉरिटी, उन्हें जो भी ग्रेच्युटी मिलती है वो पूरी तरह टैक्स फ्री होती है। और प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए? प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी जो ग्रेच्युटी एक्ट के अंडर आते हैं, उनके लिए छूट इन 3 अमाउंट्स में से जो सबसे कम हो उतनी मिलती है। 1, एक्चुअल ग्रेच्युटी जो मिली। 2, कानूनी लिमिट जो अभी 20 लाख रुपए है। 3, और एक्ट के फॉर्मूले 1526 वाले से कैलकुलेट की गई ग्रेच्युटी। इस छूट से ऊपर जो भी अमाउंट मिलेगा वो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। और ये 20 लाख की लिमिट लाइफ टाइम है? हाँ, ये 20 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट एक लाइफ टाइम क्यूमुलेटिव लिमिट है। बहुत बढ़िया। तो ये थी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 पर हमारी डिटेल्ड चर्चा। ये साफ है कि ये सिर्फ एक पेमेंट का नियम नहीं है, इसके पीछे कई कानूनी, वित्तीय और प्रक्रियात्मक पहलू हैं। इन्हें समझना एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर्स दोनों के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, स्टिकी लायबिलिटी वाले सिद्धांत से लेकर 1526 वाले कैलकुलेशन तक, कंपल्सरी इंश्योरेंस की जरूरत से लेकर जब्ती की शर्तों तक, और हाँ, भविष्य में सोशल सिक्योरिटी कोड में जो बदलाव आ सकते हैं, ये जानना जरूरी है कि ये कानून असल में काम कैसे करता है। आज की इस बातचीत से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जिसे हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जैसे जैसे भारत में काम करने के तरीके बदल रहे हैं, खासकर गिग इकोनॉमी, कॉन्ट्रैक्ट वर्क बढ़ रहा है, तो क्या ग्रेच्युटी जैसे जो पारंपरिक सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं, उन्हें भविष्य की जरूरतों के हिसाब से दोबारा डिजाइन करने की जरूरत है? क्या ये मौजूदा ढांचा आने वाले समय के वर्कफोर्स के लिए पूरी तरह कारगर और रेलेवेंट रहेगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। बिल्कुल, विद डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के एक बहुत ही अहम लेकिन शायद कुछ हद तक अनदेखे पहलू पर चर्चा कर रहे हैं। वो है इस कानून के तहत वेतन यानी वेजेस की परिभाषा। ये परिभाषा जो एक्ट की धारा 2S में दी गई है, ये सीधे तौर पर तय करती है कि किसी कर्मचारी को रिटायरमेंट या नौकरी छोड़ने पर कितनी ग्रेच्युटी मिलेगी। और ये रकम आप जानते हैं कई लोगों के लिए काफी मायने रखती है। बिल्कुल बिल्कुल, और यही परिभाषा आज हमारी इस चर्चा का कह सकते हैं केंद्र बिंदु है। असल सवाल यह है, क्या ग्रेच्युटी एक्ट में वेतन की मौजूदा परिभाषा, जिसमें सिर्फ बेसिक तनख्वाह और महंगाई भत्ता यानी डीए शामिल है, क्या ये आज के दौर की जो जटिल पे स्ट्रक्चर्स हैं, खासतौर पर जिसे हम कॉस्ट टू कंपनी या सीटीसी कहते हैं, उसके लिहाज से काफी पुरानी या अपर्याप्त हो चुकी है? और क्या इसकी वजह से कर्मचारी की जो असल कमाई है और उसे मिलने वाली ग्रेच्युटी है, उसके बीच एक खाई, एक ग्रेच्युटी गैप पैदा हो रहा है? हाँ, ये एक गंभीर सवाल है, इसमें कोई शक नहीं। और हमारी ये पूरी बातचीत, जैसा हमने तय किया है, उपलब्ध स्रोत सामग्री के विश्लेषण पर ही आधारित रहेगी। तो मेरा पक्ष ये रहेगा कि मौजूदा परिभाषा भले थोड़ी पुरानी लगे, लेकिन ये स्थिरता देती है और कानून का जो मूल इरादा था उसे आज भी कायम रखती है। और मेरा तर्क इसके विपरीत होगा। मैं ये कहूंगा कि स्थिरता अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन ये परिभाषा आज की जो वास्तविकता है उससे इतनी दूर हो चुकी है कि ग्रेच्युटी जैसे महत्वपूर्ण लाभ की जो प्रासंगिकता है उस पर ही सवाल खड़े करती है। मतलब ये अब अपने मकसद को शायद पूरा नहीं कर पा रही है। तो चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। मेरा मानना है कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 की धारा 2S के तहत जो वेतन की मौजूदा परिभाषा है, यानी सिर्फ बेसिक और डीए को शामिल करना, वो इस कानून के खास मकसद के लिए आज भी मैं कहूंगी सही और तर्कसंगत है। देखिए, ग्रेच्युटी कोई हर महीने मिलने वाली तनख्वाह नहीं है ना? ये एक लंबे समय की सेवा के बाद मिलने वाला एक सामाजिक सुरक्षा लाभ है। तो ऐसे लाभ के लिए ये जरूरी है कि उसकी गणना का जो आधार हो वो स्थिर हो, भरोसेमंद हो और उसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव ना हो। ये परिभाषा बिल्कुल यही स्थिरता प्रदान करती है। स्थिरता की बात तो ठीक है, पर क्या वो स्थिरता आज के कर्मचारी की जो असलियत है उससे मेल खाती है? ये सवाल है। मैं उसी पर आ रही हूं। देखिए, ये परिभाषा 1972 में जब ये कानून बना था तब की सोच और इरादे को दर्शाती है। उस वक्त का लक्ष्य था कि एक ऐसा मानक तय किया जाए जो सभी पर एक जैसा लागू हो, जिसमें कंपनी अपनी मर्जी से आसानी से फेरबदल ना कर सके। इसीलिए बोनस, कमीशन, मकान किराया भत्ता यानी HRA, ओवरटाइम जैसे हिस्से जो मतलब घटते बढ़ते रहते हैं, उन्हें जानबूझकर बाहर रखा गया।
मकसद ये था कि ग्रेच्युटी कर्मचारी की कंपनी के प्रति लंबी वफादारी का इनाम हो, न कि किसी एक साल के अच्छे प्रदर्शन या मिले हुए इंसेंटिव का। और ये कंपनियों द्वारा ग्रेच्युटी की देनदारी कम करने के लिए तनख्वाह के स्ट्रक्चर में जो हेरफेर की गुंजाइश होती है उसको भी कम करता है। और हाँ, एक और बात, ये परिभाषा उस 15-26 वाले फॉर्मूले के साथ मिलकर काम करती है जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। ये फॉर्मूला खुद कर्मचारी के हक में है। ये महीने की तनख्वाह बेसिक प्लस डीए को 30 दिनों के बजाय 26 कामकाजी दिनों के आधार पर बांटता है, जिससे एक दिन की तनख्वाह थोड़ी बढ़ जाती है और ग्रेच्युटी की रकम ज्यादा बनती है। तो कुल मिलाकर मेरा कहना है कि ये परिभाषा स्थिरता, पूर्वानुमान और कानून के सामाजिक सुरक्षा वाले मूल उद्देश्य को बनाए रखती है। आपकी बातें सैद्धांतिक तौर पर तो ठीक लगती हैं, लेकिन मैं जब जमीनी हकीकत को देखता हूं तो तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। वेतन की ये मौजूदा परिभाषा जिसमें सिर्फ बेसिक और डीए है, आज की जो आधुनिक तनख्वाह व्यवस्था है, खासकर जो आजकल हर जगह है सीटीसी मॉडल यानी कॉस्ट टू कंपनी, उससे बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। इसे आप कह सकते हैं कि यह संरचनात्मक रूप से ही गलत संरेखित है, स्ट्रक्चरली मिसअलाइंड। सीटीसी का मतलब है वो सारा पैसा जो कंपनी एक कर्मचारी पर खर्च करती है। इसमें बेसिक, डीए, सारे भत्ते, बोनस, इंसेंटिव सब कुछ शामिल होता है। अब देखिए 1972 में तनख्वाह सीधी सादी होती थी, बेसिक और डीए उसका बड़ा हिस्सा होते थे। पर आज खासकर प्राइवेट सेक्टर में, बड़े शहरों में कुल तनख्वाह का आप देखिए 30%, 40%, यहां तक कि 50% या उससे भी ज्यादा हिस्सा उन चीजों से बनता है जिन्हें ग्रेच्युटी की परिभाषा से साफ तौर पर बाहर रखा गया है, जैसे परफॉर्मेंस बोनस, तरह तरह के भत्ते, है ना, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, कभी कभी स्टॉक ऑप्शंस भी होते हैं, सेल्स वालों के लिए भारी कमीशन होता है। लेकिन क्या ये सारे घटक जो हर साल इतने बदल सकते हैं, किसी की लंबी सेवा का एक स्थिर पैमाना हो सकते हैं? ग्रेच्युटी तो सेवा की लंबाई पर आधारित है, उसकी निरंतरता पर। देखिए, सवाल स्थिरता का उतना नहीं है जितना प्रासंगिकता का है। जब किसी कर्मचारी की कुल कमाई का इतना बड़ा हिस्सा ग्रेच्युटी की गणना से ही बाहर है, तो सिर्फ बेसिक और डीए पर गिनी गई ग्रेच्युटी उसकी असल आर्थिक स्थिति या कंपनी में उसके योगदान का सही प्रतिबिंब कैसे हो सकती है? आप खुद सोचिए, मान लीजिए किसी की बेसिक प्लस डीए 50,000 रुपए महीना है, लेकिन उसकी पूरी सीटीसी मान लीजिए 1 लाख रुपए है, क्योंकि बाकी 50,000 उसे बोनस, इंसेंटिव और दूसरे भत्तों के रूप में मिलते हैं। मौजूदा कानून के हिसाब से कई सालों की नौकरी के बाद भी उसकी ग्रेच्युटी सिर्फ उस 50,000 रुपए के आधार पर गिनी जाएगी। ये उसकी असल कमाई का सिर्फ आधा है। क्या ये सही लगता है? इसी से पैदा होता है वो ग्रेच्युटी गैप जिसकी मैं बात कर रहा हूं। कर्मचारी को कानूनन जो लाभ मिल रहा है वो उसकी कुल कमाई के मुकाबले लगातार कम होता जा रहा है। और ये दिक्कत सीनियर मैनेजमेंट के लोगों या सेल्स जैसे पदों पर बैठे लोगों के लिए तो और भी ज्यादा गंभीर है, जहां वेरिएबल पे यानी प्रदर्शन आधारित हिस्सा बहुत बड़ा होता है। सीधी बात यह है कि ये परिभाषा अब पुरानी पड़ चुकी है, ये आज के दौर में अप्रासंगिक मतलब ऑब्सोलीट हो गई है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि सरकार खुद आगामी सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 में वेतन की एक नई ज्यादा व्यापक परिभाषा लाने का प्रस्ताव कर रही है। ये अपने आप में इस बात को मानना है कि मौजूदा परिभाषा में कमी है और उसे सुधारने की जरूरत है। आपने ये स्थिरता बनाम प्रासंगिकता का बहुत अहम मुद्दा उठाया है। मेरा तर्क ये है कि ग्रेच्युटी जैसे कानून द्वारा तय लंबे समय के सामाजिक सुरक्षा लाभ के लिए स्थिरता और पूर्वानुमान सबसे जरूरी है। ये न सिर्फ गणना को आसान रखता है, बल्कि ये भी पक्का करता है कि सभी कर्मचारियों के साथ, चाहे उनका पद कुछ भी हो या उनकी तनख्वाह का स्ट्रक्चर कैसा भी हो, एक जैसा और निष्पक्ष बर्ताव हो। बेसिक और डीए एक ऐसा आधार देते हैं जो समय के साथ काफी हद तक स्थिर रहता है। ये किसी व्यक्ति के उस साल के प्रदर्शन या कंपनी के मुनाफे जैसे घटकों से सीधे तौर पर नहीं जुड़ा होता। इसे इस तरह देखा गया था कि एक कर्मचारी की लंबी सेवा के बदले मिलने वाला कमाया हुआ हिस्सा है जो उसे बाद में मिलता है, मतलब अर्न्ड डिफर्ड वेज फॉर लॉन्ग सर्विस। ये आपकी वफादारी का इनाम है एक तरह से। आपकी बात अपनी जगह सही है, पर यह स्थिरता तब बेमानी हो जाती है जब गणना का आधार ही कर्मचारी की असल कमाई से इतना दूर हो जाए। अगर ग्रेच्युटी की रकम किसी कर्मचारी के कुल सालाना पैकेज की तुलना में बहुत मामूली सी है, तो उस स्थिर गणना का क्या मतलब रह जाता है? सोचिए, क्या हम एक ऐसे सिस्टम का बचाव कर रहे हैं जो कागज पर तो स्थिर दिखता है, लेकिन हकीकत में उन कर्मचारियों के लिए लगातार अप्रासंगिक होता जा रहा है जिनकी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा वेरिएबल पे है? प्रासंगिकता के बिना स्थिरता सिर्फ एक खोखला ढांचा है ना? क्या यह निश्चितता एक घटते हुए लाभ की निश्चितता नहीं बन गई है? मैं समझ सकती हूँ कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन इसे एक और नजरिए से देखने की जरूरत है। ग्रेच्युटी का जो मूल इरादा था वो कभी भी कर्मचारी की तनख्वाह के हर छोटे बड़े हिस्से को शामिल करना नहीं था। इसका उद्देश्य लंबी और वफादार सेवा को पहचान देना और पुरस्कार करना था। बेसिक और डीए वो हिस्से हैं जो सेवा की अवधि के साथ लगातार कमाए जाते हैं।
इसीलिए वे एक स्थिर और कह सकते हैं सार्वभौमिक आधार बनते हैं। बोनस या कमीशन जैसी चीजें अक्सर छोटी अवधि के प्रदर्शन से जुड़ी होती हैं। वो हर साल एक जैसी नहीं रह सकती। अगर हम उन्हें भी शामिल कर लेंगे तो ग्रेच्युटी की गणना में एक तरह की अस्थिरता आ जाएगी, जो शायद कानून के मूल उद्देश्य से भटकाव होगा। ये एक तरह से रिटायरमेंट के लिए जमा पूंजी है, न कि सालाना बोनस का हिस्सा। और यहीं पर हमारी बहस का दूसरा अहम बिंदु आता है, 1972 का इरादा बनाम आज मान लीजिए 2025 की हकीकत। इसमें कोई शक नहीं कि कानून 1972 की तनख्वाह व्यवस्था को ध्यान में रखकर बनाया गया था। तब से लेके आज तक, खासकर 1991 के उदारीकरण के बाद, कंपनियों में तनख्वाह देने के तरीके पूरी तरह बदल चुके हैं। सीटीसी का ढांचा, प्रदर्शन से जुड़ी तनख्वाह जिसे परफॉर्मेंस लिंक पे कहते हैं, स्टॉक ऑप्शन, ये सब आज की सच्चाई है, खासकर संगठित क्षेत्र में। कानून को अगर प्रासंगिक बने रहना है तो उसे इन बदलावों को अपनाना होगा। हम 50 साल से ज्यादा पुरानी परिभाषाओं को आज की आर्थिक और कॉर्पोरेट दुनिया पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं और ये फिट नहीं बैठ रही है। ये ऐसा है जैसे हम आज भी बैलगाड़ी के नियमों से हाईवे का ट्रैफिक चलाने की कोशिश करें। मैं ये मानती हूँ कि तनख्वाह देने के तरीके बदले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कानून का जो मूल सिद्धांत है, यानी लंबी सेवा के बदले एक कमाई हुई बाद में मिलने वाली मजदूरी या अर्न्ड डिफर्ड वेज देना, वो सिद्धांत आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 1972 में था। मौजूदा परिभाषा अपनी सादगी में इसी मूल सिद्धांत की रक्षा करती है। ये पक्का करती है कि ग्रेच्युटी का आधार सेवा की लंबाई हो, न कि तनख्वाह के स्ट्रक्चर की जटिलता। अगर हम हर नए किस्म के पेमेंट मॉडल को शामिल करने के लिए परिभाषा बदलते रहेंगे तो हम वो स्थिरता और पूर्वानुमान खो देंगे जो इस कानून की एक तरह से नींव है। फिर तो हर कुछ साल में परिभाषा बदलनी पड़ेगी नहीं। इस तर्क का दूसरा पहलू यह है कि सिद्धांत कितना भी नेक क्यों ना हो, अगर मौजूदा परिभाषा उस सिद्धांत को जमीन पर उतारने में ही नाकामयाब हो रही है तो उसका क्या फायदा। जब कर्मचारी के हाथ में आने वाली कुल तनख्वाह और ग्रेच्युटी गणना के लिए इस्तेमाल होने वाली तनख्वाह में इतना बड़ा फर्क आ जाए तो वो ग्रेच्युटी गैप ही सिद्धांत को खोखला कर देता है। ये वफादारी का कैसा इनाम है जो आपकी असल कमाई का एक छोटा सा हिस्सा बनकर रह जाए। और जैसा मैंने पहले कहा, और ये बात दोहराने लायक है, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में वेतन की परिभाषा को बदलने का जो प्रस्ताव है वो इस बात का खुला स्वीकार है कि मौजूदा परिभाषा नाकाफी है और इसे आज की जरूरत के हिसाब से ढालने की जरूरत है। ये कोई मामूली बदलाव का संकेत नहीं है, ये इस बात का इशारा है कि बुनियादी सुधार की जरूरत महसूस की जा रही है ऊपर तक। आपकी बात मुझे हमारे तीसरे प्रमुख मुद्दे पर लाती है, परिभाषा बदलने से हेरफेर की आशंका बनाम मौजूदा ग्रेच्युटी गैप। मेरा एक बड़ा तर्क ये भी है कि अगर हम वेतन की परिभाषा का दायरा बढ़ाते हैं और उसमें बोनस, कमीशन जैसे अस्थिर घटकों को शामिल करते हैं तो इससे कंपनियों को अपनी ग्रेच्युटी की देनदारी कम करने के लिए इन घटकों में मतलब हेरफेर करने का मौका मिल सकता है। वो जानबूझकर तनख्वाह का स्ट्रक्चर ऐसा बना सकती हैं कि बेसिक हिस्सा कम रहे और वेरिएबल हिस्सा ज्यादा दिखे, जिससे आखिरकार कर्मचारी को मिलने वाली ग्रेच्युटी कम हो जाए। मौजूदा संकीर्ण परिभाषा इस तरह की हेरफेर के खतरे को काफी हद तक कम करती है। ये एक तरह का सेफगार्ड है, आप कह सकती हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं इस तर्क से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। ग्रेच्युटी गैप कोई काल्पनिक डर नहीं है, ये एक वास्तविक आज की और एक व्यापक समस्या है जो लाखों कर्मचारियों को प्रभावित कर रही है, खासकर उन्हें जिनकी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा प्रदर्शन या दूसरे भत्तों पर आधारित है। ये एक स्थापित असमानता है जो रोज हो रही है। दूसरी तरफ कंपनियों द्वारा हेरफेर का खतरा, हाँ, सैद्धांतिक रूप से मुमकिन है, लेकिन क्या ये इतना बड़ा और निश्चित खतरा है कि हम उसके डर से लाखों कर्मचारियों के साथ हो रहे मौजूदा अन्याय को नजरअंदाज कर दें? क्या हमारे पास ऐसे पुख्ता सबूत हैं कि कंपनियां बड़े पैमाने पर ऐसा करेंगी ही? मुझे लगता है कि यह डर एक असलियत पर पर्दा डाल रहा है। हमें एक वास्तविक और मौजूदा समस्या यानी ग्रेच्युटी गैप को एक संभावित लेकिन काफी हद तक अप्रमाणित खतरे यानी हेरफेर के डर से अनदेखा नहीं करना चाहिए। मौजूदा परिभाषा लाखों कर्मचारियों के साथ नाइंसाफी कर रही है आज अभी। ये एक जरूरी नुक्ता है, हालांकि मैं इसे थोड़ा अलग ढंग से देखती हूँ। हेरफेर का खतरा सिर्फ काल्पनिक नहीं होता, खासकर जब पैसे और देनदारियों की बात हो। कंपनियां अक्सर लागत कम करने के रास्ते ढूंढती हैं, ये एक सच है। लेकिन मैं ये भी मानती हूं कि ग्रेच्युटी गैप वाकई एक चिंता का विषय है। शायद इसीलिए सामाजिक सुरक्षा संहिता में जो नई वेतन परिभाषा प्रस्तावित है वो एक तरह से बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करती है। उसमें शर्त है कि वेतन से बाहर रखे गए घटक जैसे भत्ते वगैरह वो कुल तनख्वाह के 50% से ज्यादा नहीं हो सकते, और अगर वो 50% से ज्यादा होते हैं तो जो अतिरिक्त रकम है उसे भी वेतन में जोड़कर ग्रेच्युटी गिनी जाएगी। ये प्रस्ताव खुद दिखाता है कि स्थिरता और प्रासंगिकता के बीच संतुलन साधना कितना मुश्किल और पेचीदा काम है। ये एक तरह से स्वीकार करता है कि वेरिएबल पे मौजूद है, पर उस पर एक लगाम लगाने की कोशिश भी करता है। ये सामने नहीं आ जाते तब तक मौजूदा परिभाषा
अपनी तमाम सीमाओं के बावजूद कम से कम स्थिरता और एक तयशुदा आधार तो मुहैया कराती है। लेकिन वो बीच का रास्ता भी तो इसी बात की पुष्टि कर रहा है कि मौजूदा रास्ता तंग और अपर्याप्त है। हम उस नए समाधान का इंतजार कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन तब तक अनगिनत कर्मचारी इसी गैप का खामियाजा भुगत रहे हैं और भुगतते रहेंगे। ये इंतजार उन लोगों के लिए महंगा पड़ रहा है जो इसी दौरान रिटायर हो रहे हैं या नौकरी छोड़ रहे हैं। तो संक्षेप में कहूं तो मेरा मानना है कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 के तहत वेतन की वर्तमान परिभाषा सिर्फ बेसिक प्लस डीए अपनी स्पष्ट सीमाओं और आलोचनाओं के बावजूद इस कानून के जो मूल लक्ष्य थे, यानी स्थिरता, पूर्वानुमान और लंबी सेवा के लिए एक भरोसेमंद इनाम, उनको हासिल करने में आज भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये सुनिश्चित करती है कि ग्रेचुइटी का आधार सुसंगत रहे और उसमें आसानी से हेरफेर न किया जा सके, जो किसी भी दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा लाभ के लिए बेहद जरूरी है। और मेरा निष्कर्ष यह है कि वेतन की ये संकीर्ण और पुरानी पड़ चुकी परिभाषा आज की तनख्वाह की हकीकत से इतनी कट चुकी है कि ये ग्रेचुइटी के मूल उद्देश्य को ही कमजोर करती है। ये एक अन्यायपूर्ण ग्रेचुइटी गैप पैदा करती है, जिससे कर्मचारियों को उनकी सालों की वफादारी और मेहनत का उचित आर्थिक सम्मान नहीं मिल पाता। परिभाषा को जल्द से जल्द आज की जरूरत के हिसाब से अपडेट करने की सख्त जरूरत है, जैसा कि आने वाली सामाजिक सुरक्षा संहिता में प्रस्तावित बदलावों से भी साफ जाहिर होता है। मौजूदा परिभाषा मेरे हिसाब से बस अब अपना काम पूरा नहीं कर पा रही है। जाहिर है इस बात पर हमारा गहरा मतभेद बना हुआ है कि क्या मौजूदा परिभाषा आज भी किसी तरह काम चलाऊ है या वो पूरी तरह से अपनी उपयोगिता खो चुकी है। ये बहस दिखाती है कि कानून में स्थिरता और समय के साथ प्रासंगिकता बनाए रखने के बीच हमेशा एक तनाव बना रहता है। बिल्कुल, और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका सीधा असर कंपनियों की वित्तीय देनदारियों पर भी पड़ता है और लाखों कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा और उनके रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक योजनाओं पर भी। इसलिए दोनों पक्षों के तर्कों को सुनना और समझना वाकई अहम है। और यहाँ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी चर्चा आज सिर्फ वेतन की परिभाषा पर केंद्रित रही, लेकिन जैसा स्रोत सामग्री बताती है, ग्रेचुइटी एक्ट के कई और भी महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर बात हो सकती है, जैसे ग्रेचुइटी पाने की पात्रता, एलिजिबिलिटी क्या है, गणना का जो 15/26 वाला नियम है उसका आधार क्या है, नॉमिनेशन कैसे होता है और कंपनियों के लिए नियम कानून का पालन यानी कंप्लायंस कितना जरूरी है। इन सब पर भी आगे विचार विमर्श हो सकता है। निश्चित रूप से ये एक जटिल कानून है जिसके कई परतें हैं और जिनका असर बहुत व्यापक है। आगे बात करने के लिए बहुत कुछ है।